गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट वीडियो। इस वीडियो के साथ ही हम अपने इस चैप्टर को कंक्लूड करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर मैंने कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड किया है, क्योंकि जब हम वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं तो टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो 3-4 टॉपिक जो हमारे लास्ट में रह गए थे उसको मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करी है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो सुपर कंडक्टिविटी का है। जैसे कि इससे पहले हमने जो देखा था उसमें हमने ये देखा था कि जो रेसिस्टेंस और टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो रेसिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो जो रेसिस्टेंस भी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। बट आफ्टर ए सर्टन लिमिट ऑफ लो टेम्परेचर, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट टेम्परेचर की जब लिमिट आती है तो जो रेसिस्टेंस होता है वो सडनली जो है वो ज़ीरो हो जाता है और इस फिनोमेना को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच द रेसिस्टेंस बिकम ज़ीरो, और जो हमने भी देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाकर जो रेसिस्टेंस है बिल्कुल ज़ीरो हो गया तो उस टेम्परेचर को जो है हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसको हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस चीज़ को हमें समझने के लिए हमने एक ग्राफ का एग्जाम्पल लिया है। इस ग्राफ के अंदर हमने मरकरी का जो टेम्परेचर है वो रेसिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है उसको प्लॉट किया गया है। और जो रेसिस्टेंस है उसको हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिया है और जो हमारा टेम्परेचर है उसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है। और हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे हमारा ये जो है कि एकदम से इस 4.3 के बाद में जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो 4.2 पे जो है रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो मरकरी का जो टेम्परेचर है वो 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे ज़ीरो हो जाता है। द फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी टेक्स प्लेस एट वेरी लो टेम्परेचर। जो उसकी सुपर कंडक्टिविटी की जो टेम्परेचर रेंज है वो 10 केल्विन से लेकर 0.1 केल्विन तक है। और दूसरा ये होता है कि यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है कि जितने भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो इतनी एक्टिव नहीं होती है। जैसे कि अगर सपोज हमारे पास कोई मैग्नेट है और उसके कॉन्टैक्ट में उसके ऊपर अगर हम किसी आयरन नील को रब करते हैं तो वो कुछ देर के लिए मैग्नेटाइज हो जाती है, तो ये बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। लेकिन जब सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट आती है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। और इस इफ़ेक्ट को हम मैसनर इफ़ेक्ट, इसको हम जो है मैसनर इफ़ेक्ट कहते हैं। बहुत सारे जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो इस तरह का जो है बिहेवियर शो करते हैं। और सुपर कंडक्टिविटी को सबसे पहले एक साइंटिस्ट जो है नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमरलिंग ओन्स, इन्होंने 1911 में इसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा EMF सोर्स है वो किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो करवाने के लिए उसको वर्क डन करना पड़ता है। सो हम ये कहते हैं या वो जो EMF सोर्स है वो सर्किट के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड करता है। सो ये जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सर्किट के अंदर उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मतलब एक सर्किट को हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक सर्किट है जिसके अंदर हमने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा रखा है जिसकी वैल्यू R है और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने भी लिया है। और डेफिनेटली अगर ये सर्किट क्लोज है और इसमें अगर EMF का सोर्स अटैच्ड है तो इसके अंदर जो है करंट जो है वो फ्लो हो रही है, जो कि करंट है वो I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये T टाइम के लिए फ्लो कर रही है। तो हम ये जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो IT के बराबर होता है। तो हमको क्योंकि हमने बोला कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होती है, तो हम इसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कि चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक चार्ज पूरे वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक, तो जो भी हमारा वर्क डन होता है W जो है वो किसके बराबर होता है, QV के बराबर होता है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पता है तो जो V होता है वो किसके बराबर होता है, W/Q। उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क डन है जो VQ के बराबर हो जाएगा और Q की वैल्यू हम इसके अंदर IT अगर प्लेस करते हैं तो जो वर्क डन है वो VIT के बराबर हो जाएगा। तो जो हम वर्क डन को नॉर्मली जूल्स में या वॉट सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा ये चीज़ है कि ओम्स लॉ से अगर हमारा ओम्स लॉ जो है V=IR है तो हम इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास दो नए फॉर्मूले आ जाएंगे। जो वर्क डन होता है वो I² RT या V² अपॉन RT के बराबर भी हो सकता है।
उसके बाद हमें ये पढ़ना है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नॉर्मली हम जब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसके अंदर यूनिट लिखा हुआ होता है, तो बेसिकली हम बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो कमर्शियल रेट पे मतलब जब हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें किस यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, या वो किलोवाट आवर होती है या मेगावाट आवर होती है। अब बेसिकली 1 किलोवाट आवर होता कितना है, जिसको हम 1 यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ कंज्यूम बाय ए सर्किट ऑफ 1 किलोवाट पावर इन 1 आवर। तो अगर कोई भी सर्किट के अंदर जो है 1 किलोवाट पावर जो है 1 घंटे के लिए अगर कंज्यूम की जाती है, तो जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होगी। तो 1 किलोवाट आवर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारा 1 किलोवाट आवर है वो 1 किलोवाट इंटू आर हो जाएगा। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है और एक आवर में जो है 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हमारे पास में एक रिलेशन आ रहा है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो हमारा इलेक्ट्रिक पावर का है। इलेक्ट्रिक पावर, जैसे हम जानते हैं कि जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो मतलब कैपेसिटी है उसको हम पावर कहते हैं। हमारी जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हमारा चार्ज फ्लो होता है तो बेसिकली वहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, और उस एनर्जी लॉस को हम किस नाम से जानते हैं, या रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जानते हैं। इसको नॉर्मली हम जो है P से रिप्रेजेंट करते हैं। If in a circuit the energy loss for current flow for time t, then work done is W, then the electric power। इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क है। डेफिनेटली रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि वर्क को हमें टाइम से डिवाइड करना है। और अभी हमने जो अभी जस्ट हमारा जो प्रीवियस डिस्कशन था उसमें हमने वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू VIT। अगर हम वर्क डन की जगह VIT लिखते हैं तो हमारा T से T कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो VI आ जाएगा। इस पावर के फॉर्मूले को भी हम ओम्स लॉ में के अकॉर्डिंग क्योंकि ओम्स लॉ ये कहता है कि V इक्वल टू IR होता है, तो इस और I इज इक्वल टू VR होता है, तो हम इस फॉर्मूले को जो है वो क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद अगर हमने इसमें V को रिप्लेस कर दिया तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R सेकेंड फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर हमने I को रिप्लेस कर दिया तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर R जो है वो हमारा थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इन एक इलेक्ट्रिक सर्किट रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड बाय चार्ज इज इलेक्ट्रिक पावर इन द रेसिस्टेंस। अब हमें पावर हमने जब डिफाइन किया तो डेफिनेटली हमें इसकी यूनिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो हमारा पावर होता है वो W/T है। तो नॉर्मली वर्क डन को हम क्या करते हैं, जूल में एक्सप्रेस करते हैं, और टाइम को किस में एक्सप्रेस करते हैं, सेकंड में। तो पावर जो होती है वॉट में एक्सप्रेस की जाती है। तो बेसिकली 1 वॉट किसके बराबर होगा, इफ़ इन ए सर्किट 1 जूल एनर्जी इज डिसिपेटेड। अगर 1 जूल एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट होती है इन द 1 सेकेंड, देन द पावर कंज्यूम्ड इज 1 वॉट के बराबर होता है। और वॉट जो है एक स्मॉल यूनिट होती है, तो कई बार हमें जो है लार्ज यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं, और किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। कई बार हमें जो है, क्योंकि ये पुराना सिस्टम था उसके अंदर हमें एक रिलेशन और याद रखना पड़ेगा। उस टाइम जो है क्लासिकल जो हमारी फिजिक्स थी उसके अंदर हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते थे। हॉर्स पावर मतलब क्योंकि बेसिकली जो हम ये माना जाता है कि हॉर्स में जो काम करने की ज़्यादा ताकत होती है, तो कितने जो हॉर्स हैं उसके अंदर कितनी पावर है, तो उसी के हिसाब से 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। अभी इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो पावर ट्रांसमिशन एट वेरी हाई डिस्टेंस है। नॉर्मली हम जानते हैं कि जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मली वाटर रिसोर्सेज के साइड के आसपास ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे घर के बाहर ही पावर स्टेशन होगा। तो जो पावर जनरेशन होता है वो डैम्स पे या बहुत दूर होता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स होते हैं, तो वहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको हमें क्या करना पड़ता है, घरों में या फैक्ट्रीज़ में पहुँचाना पड़ता है। इसके लिए हम केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। So electric power is transmitted from power station to the homes and factories through the transmission cable. When a power is transmitted through a cable of the resistance R, और जो हमारी केबल होगी उसमें डेफिनेटली क्या होगा, रेजिस्टेंस तो होगा ही, लेकिन जब हम इसको पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो बेसिकली हमारी पावर का लॉस होगा, एनर्जी जो लॉस होती है, और जो हमारी एनर्जी लॉस होती है वो हमारी I स्क्वायर R के बराबर होती है। ये फॉर्मूला भी हमने जस्ट डिराइव किया था।
और अगर हम इस पावर को V पोटेंशियल पे जनरेट कर रहे हैं या भेज रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में P = VI ये नॉर्मल फॉर्मूला है, इससे हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं P/V। अब ये जो P/V वाला फॉर्मूला है जो अगर हम इसके अंदर प्लेस करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा पावर लॉस है दैट इज इक्वल टू P² / V² R। नॉर्मली जो किसी भी केबल के लिए P और R की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो पावर लॉस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर आपको पावर इज ट्रांसमिटेड विद द हाई वोल्टेज देन द लॉसेस आर मिनिमम, मतलब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो पावर लॉस क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। पावर लॉस हमें कम करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपने इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया है लेकिन वो घर में पहुंचते पहुंचते बहुत सारी रास्ते में अगर कंज्यूम हो जाएगी तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। सो बेसिकली लॉसेस हम ये यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर हम किसी जब पावर्स को सप्लाई करते हैं लार्ज डिस्टेंसेस पर तो बेसिकली जो हमारे लॉसेस होते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं एंड वाइस वर्सा। So for example, power loss is at 220 किलोवोल्ट। अगर हम पावर को जो है वो 220 किलोवोल्ट पे अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं एक केस में, और दूसरे केस में हमने जो पावर को ट्रांसमिट किया है वो 220 वोल्ट पे किया है, तो इन दोनों में जो पावर लॉस का डिफरेंस है वो 10⁻⁻⁴ टाइम्स कम होगा। सो दिस इज द कॉस्ट दैट द फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। इसलिए जब कभी भी हमें पावर को लार्ज डिस्टेंस पर ट्रांसमिट करना पड़ता है तो हम उसको हमेशा हाई वोल्टेज पे करते हैं। और इसका रीज़न क्या है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पावर लॉस, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है और इसको कम करने के लिए हमें उसको हाई वोल्टेज पर भेजना पड़ता है। इसके साथ ही जो हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।